हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 टॉप वायरल प्रश्न में आपको बताने वाले हैं जो आपका 12 फरवरी के लिए 100% हिट होने वाला गेस्ट क्वेश्चन है। क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टॉप वायरल क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसको नरेगा बोलते हैं उसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखेंगे इस योजना का जो लक्ष्य है अनुसूचित जाति क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब महिलाओं तक पहुंचाना। इस उद्देश्य का जो मेन इसका उद्देश्य है वो कहाँ तक पहुंचाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीब महिलाओं तक पहुंचाना है जो अत्यधिक गरीब है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे चलिए समझिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उन सभी लोगों जो काम करने के लिए सक्षम है, जैसे मान लीजिए हम काम करने के लिए सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत भी है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। इसका बोलता है भैया साल में कम से कम 100 दिन हम आपको रोजगार देंगे। तीसरा पॉइंट को यदि समझते हैं, इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सही प्रमाणों के बाद कुछ घरों को पंजीकृत करती है, रजिस्टर्ड करता है और रजिस्टर्ड घरों को एक रोजगार कार्ड जारी कर देता है। क्या करता है, रोजगार कार्ड जारी करता है। यह रोजगार कार्ड क्या है, कानूनी डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है जिससे व्यक्ति को 15 दिन के अंदर यदि रोजगार पाने का अधिकार है, राइट है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रह जाती है तो लोगों को क्या मिलता है, रोजगार भत्ता मिलता है। तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपका टॉप क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है चलिए देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, किसी वस्तु का आपको जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से रिलेटेड जो होता है ना वो क्षेत्र, उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में बोलते हैं। दूसरा क्षेत्र में क्या होता है, किसी वस्तुओं को उत्पादन होता है। लेकिन तीसरा क्षेत्र में ना ही किसी वस्तुओं को उत्पादन होता है, ना ही कोई चीज़ प्राकृतिक से रिलेटेड होता है। मतलब क्या होता है, तीसरे क्षेत्र में ये सिर्फ सेवा देने का काम करता है, मतलब दोनों का हेल्प करता है। यही तृतीय क्षेत्र का काम है। तो देखिए लिखेंगे ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। ठीक है, ये गतिविधियाँ स्वयं वस्तुओं को उत्पादन नहीं करता है। हमारा काम क्या, वस्तुओं को उत्पादन नहीं करना है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए आप उत्पादन कर लिए तो हम आपको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे या मदद करेंगे। तो मदद कैसे करेंगे चलिए देखिए। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए ट्रक चाहिए ना, ट्रेनों चाहिए ना, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। आपको परिवहन देने की ज़रूरत, परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। हमें उत्पादन और व्यापार के सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा। पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा जो आपका देखिए परिवहन, जो हमारा जो परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंक सेवा हो गया और तृतीयक, यही सब क्या कराता है, व्यापार तृतीयक गतिविधियों के लिए कुछ उदाहरण है। यही सब आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो यही बोल रहा है ना, जो प्राथमिक क्षेत्र जो है ना किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, तृतीयक क्षेत्र जो है ना किसी वस्तु को उत्पादन नहीं करता बल्कि क्या करता है, जिसको सेवा देता है। किसको, प्राथमिक क्षेत्र को, और द्वितीय क्षेत्र को क्या करता है, सेवा देता है। ठीक है, आगे देखिए उसका तीसरा जो हमारा क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट है, भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोगों को नियोजित करते हैं, ये लोग कौन है। तो याद रखिएगा, कुशल तथा शिक्षित लोग और दूसरा अकुशल तथा अशिक्षित लोग। कुशल तथा शिक्षित लोगों में क्या हो जाएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सैन्य कर्मी, पुलिस आदि सम्मिलित है। जबकि अकुशल या अशिक्षित लोगों में से दुकानदार हो गया, व्यापारी, कृषि मजदूर आदि शामिल होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, चलिए हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले खुली बेरोजगारी देखेंगे। तो इसके अंतर्गत एक श्रमिक काम करने के लिए तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, उसको क्या बोलेंगे, खुली बेरोजगारी। इसके अंतर्गत श्रमिक
काम करता है परंतु यदि उसे हटा दिया जाता है, काम में कोई कमी नहीं आती तो क्या होता है, उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। इसके अंतर्गत बोल रहा है श्रमिक काम तो करता है, श्रमिक काम तो करता है परंतु यदि उसको हटा देंगे ना तो उत्पादन में हमको कोई भी कमी नहीं नजर आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलेंगे। बोल रहा है ऐसा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, खुली बेरोजगारी कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन जो प्रच्छन्न बेरोजगारी हमेशा कृषि में ही होता है। किस में होता है, कृषि में होता है। 2 पॉइंट लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक संगठित क्षेत्र में काम करने का लाभ क्या है। संगठित क्षेत्र मतलब आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी, उसके लिए लाभ क्या क्या है सरकारी नौकरी में काम करने के लिए। तो लिखेंगे संगठित क्षेत्र में काम करने के बेहद लाभ है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को क्या होता है, रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। रोजगार भैया सुरक्षा मिलता है उनसे एक निश्चित समय तक काम कराने की आशा की जाती है। भैया आपको एक निश्चित समय तक ही काम करना होगा, यदि आप अधिक काम कर लीजिएगा ना तो आपको क्या मिलेगा, अधिक अतिरिक्त वेतन मिलता है, लेकिन आपको प्राइवेट में ऐसा नहीं मिलता है। उसके बाद कई वे नियोक्ता से कोई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सवेतन छुट्टी, आपको छुट्टी मिलता है, अवकाश की छुट्टी मिलता है और पीएफ मिलता है, रिटायरमेंट में पैसा मिलता है। तो ये सब बहुत सारा आपको सुविधा मिलता है। किस में मिलता है, तो संगठित क्षेत्र के हम लोग को लाभ है। इसमें क्या मिलता है, देखिए चिकित्सा लाभ भी मिल पाने का हकदार पाते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल, सुरक्षित कार्य, पर्यावरण सभी जैसे सुविधाओं को सुनिश्चित करता है। इसलिए बोला जाएगा कि संगठित क्षेत्र में बहुत सारा काम करने से लाभ है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत है। तो बोलेंगे हाँ भाई, असंगठित जो क्षेत्र में ना श्रमिकों को सच में बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, हम इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन के रूप में कारण दीजिए। या तो क्वेश्चन ये पूछेगा या तो क्वेश्चन पूछेगा असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए क्या नुकसान है। दोनों क्वेश्चन पूछेगा, आपको उत्तर एक ही लिखना है। इन क्षेत्रों में काम करने में क्या होता है, कम वेतन मिलता है। भैया एकदम पेमेंट बहुत, सैलरी कम मिलेगा। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने पर सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण कोई छुट्टी ले लिए तो इसमें कोई प्रावधान नहीं, आपको पैसा कट जाएगा। तीसरा, ये रोजगार सुरक्षा नहीं है, श्रमिकों को बिना किसी कारण से भी काम से निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। भैया काम आप नहीं अच्छा कर रहे हैं, काम से निकाल देगा। कम क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़क पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित है। पहला, संरचना का विकास। बोल रहा है अधिसंरचना के विकास के बिना औद्योगिक विकास संभव ही नहीं है। इसके विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश की जाती है। आगे बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, जो संगठित और असंगठित क्षेत्र की रोजगार परिस्थितियों में क्या तुलना करिए, संगठित और असंगठित क्षेत्र में। देखिए वही चीज़ हम लोग को फिर समझना है। संगठित मतलब भैया सरकारी है, असंगठित मतलब क्या हो गया, प्राइवेट। तो संगठित में रोजगार सुरक्षा मिलती है, लेकिन इसमें रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। इसमें औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है, निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है सरकारी में। इसमें औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि नहीं होती है। मालिक या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है, करवा भी सकता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, काम करने का निश्चित टाइम होता है, इसमें काम करने का कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता है। अधिक समय तक काम करने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, इसमें अधिक समय पर कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। आगे देखिए, श्रमिकों को कोई लाभ जैसे सवेतन, छुट्टी, अवकाश में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि मिलते हैं। बहुत सारा इसमें बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार के अतिरिक्त तो कोई भी लाभ इसमें नहीं दिया जाता। आगे लिखेंगे, सेवानिवृत्त में रिटायरमेंट में पेंशन दी जाती है, लेकिन इसमें रिटायरमेंट में कोई भी पेंशन नहीं दिया जाता। तो ये दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस था, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठित और असंगठित क्षेत्र को। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो बोल रहा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की जरूरत है, जैसे मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। उदाहरण सहित अपना व्याख्या कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर बात हो रहा है। सबसे पहले आपको देखेंगे मजदूरी। साधारणतः असंगठित जो क्षेत्र में मालिक क्या करता है, श्रमिकों को कम वेतन देता है, सही बात है। नियमों का पालन नहीं किया जाता है, अतिरिक्त समय पर कार्य करने में अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता है, इसलिए सरकार समय समय पर कम से कम मजदूरी
निश्चित करती है, परंतु बेरोजगारी अधिक होने के कारण व्यक्ति कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और निजी क्षेत्र में स्वामी इस स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों का क्या करता है, शोषण करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सुरक्षा और स्वास्थ्य। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कोई सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे संगठित क्षेत्र में उनको डॉक्टरी सहायता आदि प्रदान की जाती है, पर असंगठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का डॉक्टरी सहायता नहीं दिया जाता है। बीमारी के कारण अवकाश लेने पर उसको क्या किया जाता है, वेतन भी काट लिया जाता है। यद्यपि इस विषय पर नियम और साधारणतः उन नियमों का पालन भी नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास क्या है या विकास से आप क्या समझते हैं। तो विकास एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी भी हो। दूसरे शब्दों में लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो तथा उसका जीवन स्तर ऊंचा हो। आगे देखिए राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यह देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी का जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो चलते हैं जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय बट्टा जनसंख्या लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय को उनकी अपनी करेंसी का बजाय डॉलर में क्यों मापा जाता है। तो बोल रहा है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के प्रति व्यक्ति आय का उनकी अपनी करेंसी के बजाय डॉलर में इसलिए मापा जाता है क्योंकि विभिन्न देशों की तुलना में संभव हो सके। आगे क्या बोल रहा है, अलग अलग लोगों को विकास का लक्ष्य कैसे हो सकता है। तो भिन्न भी देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकता है विकास का। प्रति व्यक्ति कैसी चीज़ें पाना चाहता है जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। पंजाब में समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो उसकी उपज के से ज़्यादा समर्थन मूल्य अथवा पारिवारिक आय की सुनिश्चितता, बच्चों को विदेश में बसाने की आकांक्षा। आगे क्या बोल रहा है, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो हम विद्यार्थियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।